फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हुए मैं आपको अवगत करा दूं, आज हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को अधिक से अधिक डिमांड की गई है। फ्रेंड्स, ये टॉपिक है, मैं आपको सब बता देता हूँ। BALLB के स्टूडेंट्स के लिए, BALLB के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि क्या है, फर्स्ट ईयर में है, उनकी ये थर्ड यूनिट है। देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा थर्ड, उनकी ये थर्ड यूनिट है, वो भी किसकी, इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स की। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या है, ये यूनिट जो है थोड़ी सी कठिन है, जिसको स्टूडेंट्स कठिन समझते हैं, इसलिए इसके नोट्स हमने प्रोवाइड कराए हैं स्टूडेंट्स के लिए। आप ये जो वीडियो में देख रहे हैं, ये नोट्स ही हैं। इन नोट्स को समझने के लिए, मैं आपको समझाने के लिए अभी मैं इनको पढ़ के बताऊंगा इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या है ये थर्ड यूनिट, इसके बारे में कैसे आपको समझना है। ठीक है, तो क्या है फ्रेंड्स, देखिए इसका नाम है यूनिट का विकासशील अथवा अल्पविकसित अर्थव्यवस्था, अर्थ एवं विशेषताएं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, 5 तो इसमें मॉडल दे रखे हैं और कुछ भी अलग अलग चीज़ें, वो आर्थिक नियोजन ऐसे और भी हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं, क्या है इस यूनिट के अंदर, जिससे कि हमें जल्दी से जल्दी समझ में आए और हम एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, क्या है, पहली हमारी हेडिंग है अल्पविकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, अल्पविकसित शब्द का प्रयोग विभिन्न प्रकार से, मतलब मैं आपको वैसे ही समझाता हूँ, जो हमें ज़्यादा ऐसा लगेगा जिसको आप लोग समझ नहीं पाते हैं, उसको हम पढ़ के और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो ये तो फ्रेंड्स हर किसी को पता रहता है, अल्पविकसित और विकासशील। अल्पविकसित जो हमारा भारत देश है, वो क्या है, विकासशील, डेवलपिंग कंट्री है, ये तो आपको पता ही होगा, आपके टीचर्स ने भी बताया होगा। फ्रेंड्स, क्या है ये अल्पविकसित और विकासशील। देखिए इसकी मैं कुछ फीचर्स आपको बताता हूँ, जैसे कि अल्पविकसित और विकासशील की फीचर्स क्या होते हैं, जैसे कि अधिक से अधिक जनसंख्या होना हमारी कंट्री के अंदर, अधिक से अधिक क्या होना, पर कैपिटा इनकम में कमी होना, और औद्योगिक क्षेत्र में कमी, कृषि के क्षेत्र में कमी, ऐसी बहुत सारी हो जाती हैं फ्रेंड्स। जैसे यातायात के साथ हमें कमी, राष्ट्रीय आय कम होना, और आयात ज़्यादा करना तथा निर्यात तो कम करना। वो निर्यात ज़्यादा करना, आयात मतलब आयात माने आना और निर्यात माने जाना, तो हम जो है एक्सपोर्ट कम करते हैं और इंपोर्ट ज़्यादा कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा देश किस में आ जाता है, कर्ज में आता है। तो इससे क्या होता है, हमारी अर्थव्यवस्था क्या होती है, और ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाती है, जिससे हम क्या ऐसी जो हमारे ऐसे फीचर्स होते हैं जिस कंट्री के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। और डेवलपिंग कंट्री क्या होती है, डेवलपिंग कंट्री होती है जो फ्रेंड्स इन सभी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही होती है, जो क्रियान्वित रहती है और आगे बढ़ने की, आगे के स्टेप्स पर चलती है, तथा अपने देश को डेवलप करने की कगार पर होती है, उसको हम कहते हैं डेवलपिंग कंट्री। तो देखिए इसमें क्या है, 2-3 नाम दे रखे हैं हमारे पास। देखिए जैसे प्रोफेसर सेनन ने अल्पविकसित एवं अविकसित राष्ट्रों के मध्य भेद करते हुए कहा है कि जो क्षेत्र उचित रूप से विकसित होने पर भी निर्धनीकृत वर्ग में रखा जाए उसे अल्पविकसित कहते हैं, और जो क्षेत्र अल्पविकसित हो और उनमें विकास की संभावना ना हो तो उसे अविकसित कहा जाता है। दरिद्र एवं पिछड़े शब्द भी अल्पविकसित के पर्यायवाची मान का प्रयोग किए जाते हैं। बारबरा वार्ड ने अल्पविकसित के स्थान पर दरिद्र का प्रयोग किया है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ये जो कोटेशन है आपको याद करने होंगे, इनसे क्या होगा, आप अगर इनको पेपर्स में लिखते हैं तो टीचर पे बहुत ही प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण वो क्या कहता है टीचर कि हाँ इसने सही में पढ़ा है इस स्टूडेंट ने। ठीक है, अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, गरीब राष्ट्र, पूर्व कंट्री, इन्होंने हेडिंग डाल दी है कुछ। अब देखिए क्या कह रहे हैं, पूर्व औद्योगिक अवस्था का राष्ट्र, प्री इंडस्ट्रियलाइज कंट्री, जब किसी राष्ट्र में, देखिए गरीब राष्ट्र को पढ़ते हैं पहले हम। ठीक है, जिन राष्ट्रों में प्राकृतिक साधन तो बहुतायत से पाए जाएं, परंतु देश के हित में उनका विदोहन न होने से अर्थव्यवस्था के पिछड़े रहने को गरीब राष्ट्र कहा जा सकता है। मेयर एवं बाल्टविन का इसमें डार्क नहीं हो पाया फ्रेंड्स, ये थोड़ा ब्लर है इसलिए पढ़ नहीं पा रहा हूँ मैं। राष्ट्रों के धन के इन्वर्टेड कॉमा में इन्होंने कहा है, राष्ट्रों के धन के अध्ययन की अपेक्षा राष्ट्रों की दरिद्रता के अध्ययन की आवश्यकता अधिक है। ठीक है, तो क्या होता है, गरीब राष्ट्र के बारे में क्या है, ये केवल इतना बता रहे हैं। इसमें क्या होता है, प्राकृतिक साधन तो होते हैं हमारे पास, पर उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग नहीं कर पाते, उनका यूज़ नहीं कर पाते। इसके कारण क्या होता है, जो हमारी अर्थव्यवस्था वो पिछड़ जाती है और सरकार की आय में कमी आ जाती है, इससे क्या होता है, गरीब राष्ट्र बन जाता है। ठीक है,
पूर्व औद्योगिक अवस्था का राष्ट्र, प्री इंडस्ट्रियलाइज कंट्री। जब किसी राष्ट्र में उद्योग ही ना हो तो उसे पूर्व औद्योगिक अवस्था। जब क्या कह रहे हैं ये, जब किसी राष्ट्र में उद्योग ही नहीं होते हैं, मतलब पूर्व का मतलब क्या है, उससे पहले का, उससे पहले का मतलब क्या है, जो जैसे अभी हम क्या करेंगे, जैसे अभी हमको कोई दुकान खोलना है तो दुकान से पहले की जो अवस्था होगी हम क्या करेंगे उसमें, भाई सामान वगैरह लाएंगे तभी तो दुकान खोलेंगे, तो वो क्या होगी, उससे पहले की अवस्था होगी। उसी को ये समझा रहे हैं पूर्व औद्योगिक अवस्था का राष्ट्र। जब किसी राष्ट्र में कोई उद्योग ही ना हो उसे पूर्व औद्योगिक अवस्था के राष्ट्र की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। और नोरू विश्व का अकेला ऐसा राष्ट्र है। नोरू क्या है, नोरू एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ पर कोई भी उद्योग धंधा नहीं पाया जाता है। फ्रेंड्स, आपको नया बात पता चला कि नहीं पता चला? देखिए, नोरू ऐसा राष्ट्र है जहाँ पर कोई भी उद्योग धंधा नहीं पाया जाता है, उद्योग धंधा नहीं पाया जाता, सभी वस्तुएं विदेशों से आयात की जाती हैं, ठीक है। देखो, अविकसित राष्ट्र, ये जो परिभाषा हमें बताई जा रही है, ये केवल और केवल किसके लिए बताई जा रही है? जनरल नॉलेज के लिए, कि अल्प विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था क्या होती है, ऐसे देश क्या होते हैं, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं, हम बेसिक से, एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं 3rd यूनिट को, ठीक है। BA LLB फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए स्पेशल है ये, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कहते हैं अविकसित राष्ट्र, अनडेवलप्ड कंट्री, ठीक है। जो देश पूर्ण रूप से विकसित ना हो तथा जहां विकास क्रिया ही लगभग बंद हो, तो ऐसे राष्ट्रों को प्राय अविकसित राष्ट्र की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। बैकवर्ड कंट्री के बारे में बता रहे हैं ये, बैकवर्ड कंट्री कौन सी होती हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्री कौन सी होती हैं। आपके टीचर ने बताया अंडर डेवलप्ड कंट्री कौन सी होती हैं, जो विकसित नहीं होती हैं। अंडर डेवलप्ड कंट्री के फीचर्स क्या हैं, जिनमें क्या हो, औद्योगिकरण ना हो, जिनमें कृषि ना हो, जिनमें क्या ना हो, यातायात के साधन ना हो, जिनमें टेक्नोलॉजी पिछड़ी हुई हो, जिनकी सेना सुसज्जित ना हो, जिनमें क्या हो, छुआछूत पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता हो, जिनमें क्या हो, साहसी उद्यमों की कमी हो, जिनमें क्या हो, बचत और निवेश ना हो, उसको हम क्या कहेंगे, अंडर डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, अविकसित राष्ट्र की परिभाषाएं। अब देखो, अल्प विकसित और अविकसित राष्ट्र की परिभाषा देख लेते हैं हम, डेफिनेशंस ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। प्रोफेसर हॉफमैन ने अल्प विकसित देश को एक ऐसा माना है जिसकी विशिष्टता उसकी दरिद्रता। अल्प विकसित देश वह देश है जिसके विकास की संभावना विद्यमान हो, विकास की संभावना क्या हो, उसमें विद्यमान हो, उसको हम क्या कहते हैं, अल्प विकसित देश कहते हैं। अल्प विकसित राष्ट्र की मुख्य परिभाषा निम्न प्रकार। अब देखिए क्या है फ्रेंड्स, अल्प विकसित राष्ट्र की परिभाषा दे रहे हैं, क्या है, प्रति व्यक्ति आय का आधार। पहली हमारी क्या है, पहला इन्होंने क्या रखा है, प्रति व्यक्ति आय का। देखिए, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अल्प विकसित राष्ट्रों से आशय उन राष्ट्रों से है जहां प्रति व्यक्ति वास्तविक आय संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एवं पश्चिमी यूरोपीय देशों की प्रति व्यक्ति आय से कम हो। इस अर्थ में अल्प विकसित राष्ट्र एवं निर्धन राष्ट्र पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, ये जो हमारे डेवलप्ड कंट्री हैं इस समय में, अमेरिका, कनाडा, ये जो जितने भी पश्चिमी देश हैं, उनमें जो व्यक्ति की आय होती है पर कैपिटा, उनमें प्रति व्यक्ति की जो आय होती है उससे अगर कम है किसी और राष्ट्र के व्यक्ति की आय, तो वो क्या है, अल्प विकसित राष्ट्र है, ये कह रहे हैं। इसमें आलोचना में क्या कह रहे हैं, यह परिभाषा संकीर्ण बताई गई है क्योंकि केवल प्रति व्यक्ति आय ही किसी देश के आर्थिक विकास का सूचक नहीं है। मतलब क्या कह रहे हैं, ये केवल प्रति व्यक्ति की आय जो है वो देश की अर्थव्यवस्था का सूचक नहीं है कि देश की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, ठीक है। आर्थिक विकास का सूचक नहीं है। आर्थिक विकास का मतलब क्या है, आर्थिक डेवलपमेंट, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अब वृद्धि और विकास, आपने थोड़ा छोटा सा कंसेप्ट है, इसको अभी क्लियर कर लीजिए। देखिए यहाँ पे आर्थिक विकास शब्द आया ना, वृद्धि और विकास। वृद्धि क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कोई बच्चा है छोटा और वो क्या होता है, दिन पर दिन क्या होता है, उसकी वृद्धि होती है, बढ़ता जाता है, उसके शरीर का विकास होता जाता है, वो वृद्धि होती जाती है। पर विकास हम किसको कहेंगे, जैसे कोई बच्चा है, अब आपने सुना होगा कि बड़ा तो हो गया पर इसमें दिमाग किसका है, बच्चों वाला है अभी, तो उसका विकास नहीं हो पाया। वृद्धि तो हो गई है पर विकास नहीं हो पाया, ठीक है, समझ गए आप। देखिए, आर्थिक विकास का सूचक नहीं है, ठीक है। आर्थिक विकास से मतलब क्या है, देश तो आगे बढ़ता ही रहता है, वृद्धि तो होती रहती है, परंतु विकास, डेवलपमेंट जरूरी है, टेक्नोलॉजी का आना जरूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करें, देश को आगे बढ़ाने की टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत ज़्यादा सहायक होती है, ठीक है। एक राष्ट्र में प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी वह देश विकसित हो सकता है क्योंकि उस देश के प्राकृतिक व अन्य साधन कम हो और उनका पूर्ण रूप से विद्यमान संभव हो गया हो। इसके विपरीत कोई राष्ट्र इस कारण से भी गरीब हो सकता है कि वहाँ प्राकृतिक साधन कम हो व जनसंख्या अधिक हो। मेयर व बाल्डविन के अनुसार, अब देखिए मेयर व बाल्डविन के अनुसार हम क्या पढ़ रहे हैं, अल्प विकसित राष्ट्र की परिभाषा है, ठीक है। मेयर और बाल्डविन जो हमारे प्रोफेसर हैं, उन्होंने क्या किया, अल्प विकसित शब्द के प्रयोग में कठिनाई होने के कारण हम उससे अच्छा शब्द
गरीब राष्ट्र का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, मेयर और बाल्डविन ने अल्प विकसित का शब्द का प्रयोग ना करके हम क्या कहेंगे, गरीब राष्ट्र कह देंगे डायरेक्ट। ठीक है, इन्होंने आलोचना, अब इनकी मेयर बाल्डविन की आलोचना करी गई कैसे, अल्प विकसित राष्ट्र को यह परिभाषा सही नहीं मानी गई है क्योंकि अल्प विकसित से आशय राष्ट्र में ज्ञात साधनों से है जिसका प्रयोग संभव हो सका, और अविकसित से आशय उस देश से है जिसके विकास की कोई प्रत्याशा न हो। ठीक है, अब प्रोफेसर जोकोब बायनर क्या कह रहे हैं हमारे अल्प विकसित राष्ट्र की परिभाषा में, एक अल्प विकसित राष्ट्र वह है जहां अधिक पूंजी तथा अधिक श्रम एवं अधिक उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों अथवा इन सब के उपयोग की अधिक संभावनाएं हों, जिससे वर्तमान जनसंख्या के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाया जा सके, और यदि प्रति व्यक्ति आय पहले से ही अधिक है तो रहन सहन के स्तर को कम किए बिना अधिक जनसंख्या का निर्वाह किया जा सके। ठीक है, ये इन्होंने क्या, अब इनकी आलोचनाओं में भी कुछ कहा गया है, क्या कहा गया उसको भी देख लेते हैं भाई। इनकी आलोचना में कहा गया है कि इस परिभाषा में इस बात पर ध्यान दिया गया है कि प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध हों जिससे जीवन स्तर में वृद्धि संभव हो सके देश की अवधि के आधार पर। अब देखिए, पहले हमने क्या पढ़ा था, पहले हमने ये पढ़ा था प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। ठीक है, अब देश की वृद्धि के आधार पर भी कुछ हमारे विद्वान हैं उन्होंने दिया है, फिर उनकी आलोचना भी हुई है। देखिए कैसे, मेयर और बाल्डविन के अनुसार एक राष्ट्र को केवल इस कारण गरीब नहीं कहना चाहिए कि वह कम अवधि का देश है। ठीक है, आलोचना यह आधार भी गलत है क्योंकि विश्व के कुछ प्राचीनतम देश जैसे भारत, चीन अब भी अल्प विकसित हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा जैसे कम अवधि के राष्ट्र विकसित राष्ट्र हैं। पूंजी का अभाव आधार, पूंजी का अभाव आधार देखिए ये क्या कह रहे हैं, पूंजी के अभाव आधार पर इन्होंने कहा है मैकलाइट के अनुसार। ठीक है, अल्प विकसित देश वह देश या क्षेत्र है जहाँ उत्पत्ति के अन्य साधनों तुलना में साहस व पूंजी का अनुपात अपेक्षाकृत कम है, परंतु वहाँ अच्छी संभावनाएं होती हैं जिसने अतिरिक्त पूंजी का लाभदायक कार्यों में विनियोग किया जा सकता है। ठीक है, आलोचना इनकी की गई है मैकलाइट की, यह विचार कुछ व्यवहारिक है परंतु सैद्धांतिक दृष्टि से उत्पत्ति के अन्य साधनों की तुलना में पूंजी का निम्न अनुपात पूंजी की उच्च सीमांत उत्पादकता को प्रदर्शित नहीं कर सकता। यदि पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक साधन उपलब्ध हों तो घटकों की सीमांत उत्पादकता कम हो सकती है। ठीक है, औद्योगिक उत्पादन का अनुपातिक आधार, औद्योगिक उत्पादन के अनुपातिक आधार पर उन्होंने कहा, लुइस हमारे वैज्ञानिक उन्होंने क्या कहा है, एक महत्वपूर्ण लक्षण यह देखा जाता है कि एक अमीर देश की जनसंख्या व गरीब देश की जनसंख्या की गणना का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, चाहे वह एक ही तिथि पर पृथक राष्ट्र हों अथवा पृथक तिथियों पर एक ही राष्ट्र हो। गरीबी से अमीरी की ओर बढ़ने पर कृषि में अनुपात कम होता जाता है। गरीब राष्ट्र में 70% या अधिक व्यक्ति कृषि में लगे रहते हैं, जबकि अमीर देश में कृषि पर 12 से 15% व्यक्ति को लगा कर ही स्वयं दोगुना से भी अधिक अच्छा भोजन प्राप्त कर सकती हैं। आलोचना इनकी क्या की गई है, इस परिभाषा में औद्योगिक विकास को अत्यधिक महत्व दिया गया किंतु कृषि को उच्च प्राथमिकता देना आवश्यक है। केवल उद्योगों को महत्व दिया जाना उचित नहीं माना गया है। देश का विकास कृषि के विकास पर निर्भर करता है। ये तो एकदम सत्य बात है फ्रेंड्स। अगर हम कृषि नहीं होगी क्या हो जाएगा, भुखमरी फैल जाएगी हमारे देश में। देखिए, प्राविधिक स्तर पर पिछड़ापन आधार, प्राविधिक स्तर पर पिछड़ापन आधार प्रोफेसर JRX के अनुसार वे क्षेत्र जिनकी उत्पादकता बढ़ती है या प्राविधिक तथा मौद्रिक साधन की मात्रा उत्पादन व बचत के वास्तविक स्तर की तुलना निम्न श्रेणी की होती है। इनका परिणाम यह होता है कि प्रति मजदूर का औसत पुरस्कार उस राशि से कम होता है जो प्राप्त साधनों के प्राविधिक विकास की अवस्था से प्राप्त होता है। यह परिभाषा दोषपूर्ण है, अतः इसे विशेष मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं थोड़ा सा आगे क्या कह रहे हैं। आगे इन्होंने कहा है, ऐसे ये कहते जा रहे हैं। अब हम थोड़ा सा मेन टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपको बना के लिखना होता है, टॉपिक को क्लियर करना है। ठीक है, नोट्स में दे ही आऊँगा आपको, देखिए दिख ही रहे होंगे। आप इनको कॉपी में राइट भी कर सकते हैं वीडियो से लेकर। ठीक है, अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, अल्प विकसित अथवा विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता। ये हमारा क्या मेन टॉपिक है। अल्प विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था अभी हमने समझी क्या होती हैं, मैंने आपको बताई। अब ये क्या बता रहे हैं, उनकी विशेषता। ठीक है, कैरेक्टर ऑफ अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी। ठीक है, अब देखिए इनकी विशेषता क्या होंगी। देखिए, इनकी विशेषता को क्या कर रहे हैं, ये विभाजित कर रही हैं। कैसे कर रही हैं,
तो देखिए अब इनको भी समझ लेते हैं। देखिए कुछ होती है हमारी आर्थिक विशेषताएं, कुछ होती है हमारी सामाजिक विशेषताएं और कुछ होती है हमारी जनसंख्या के आधार पर विशेषताएं जनसंख्या संबंधी, कुछ होती हैं राजनीतिक विशेषताएं, कुछ होती हैं प्राविधिक विशेषताएं और अन्य विशेषताएं। ठीक है, अब हम धीरे धीरे टॉपिक्स को पढ़ना शुरू करेंगे। कैसे, देखिए हमारा पहला ही टॉपिक क्या आया, पहले तो हमने ये समझा कि अल्प विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था क्या होती है। अब हम क्या समझ रहे हैं, इसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अंडर डेवलपिंग और डेवलपिंग इकोनॉमी। ठीक है, तो हमारे उसमें भी हमने क्या किया, पॉइंट्स में डिवाइड कर लिया इनको, इकोनॉमिक विशेषताएं। ठीक है, ऐसे करके अब देखिए अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमिक विशेषता मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स विशेषताओं के अंदर हमारा और पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, ऐसे करने से क्या होगा, आपको बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा पेपर में याद रखना। ठीक है, तो हम इकोनॉमिक विशेषताओं को देखते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे जिससे हमारा टॉपिक क्लियर हो जाए। देखिए पहली हमारी कृषि की प्रधानता। तो अभी थोड़ी देर पहले कृषि की बात हुई थी, आपको याद आ रहा होगा। तो कृषि की प्रधानता का मतलब क्या है फ्रेंड्स, कृषि की प्रधानता का मतलब है अल्प, देखिए मैं पढ़ता हूँ फिर आपको क्लियर भी हो जाएगा और ज़्यादा। ठीक है, अल्प विकसित राष्ट्रों में कृषि की प्रधानता होती है और वहाँ मुख्यतः खाद्यान्न व कच्चे माल को उत्पादित किया जाता है। इन देशों में 60 से 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहती है। राष्ट्रीय आय का अधिकांश भाग कृषि से प्राप्त होता है। भारत का कुल क्षेत्रफल 2.68 करोड़ हेक्टेयर है और जिसमें 15.80 करोड़ हेक्टेयर भाग पर खेती होती है। कुल जनसंख्या लगभग 67% भाग कृषि पर आधारित है एवं राष्ट्रीय आय का लगभग कृषि से प्राप्त अर्धविकास इसमें लिखना है। ठीक है, ये तो हमारी क्या हो गया, बुक वाली नॉलेज। अब देखिए जैसे अगर हम पेपर में बैठे और हमको इसको डिफाइन करना है कृषि की प्रधान, तो हम क्या लिखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, भारत जो हमारा कृषि प्रधान देश है, ये तो आपको पता ही है कृषि प्रधान देश है। कृषि जो है हमारे भारत का मुख्य कार्य। कैसे फ्रेंड्स, कृषि नहीं होगी तो हमारे देश में क्या होगा, भुखमरी फैल जाएगी। कृषि नहीं होगी तो हमारे देश में क्या होगा, जो भी खाने पीने की चीज़ें होंगी वो महंगी हो जाएंगी। कृषि नहीं होगी तो क्या होगा, जो भी हमारे वो वर्कर हैं उनको वर्क नहीं मिल पाएगा। जो वो जो है हमारे एम्प्लॉयज़ वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, मतलब बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक है, इसके कई नुकसान हो जाएंगे। इसलिए हमारे लिए कृषि जो है बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, कृषि की प्रधानता होना आवश्यक है। आर्थिक विशेषता के अंदर ये हमने पढ़ा। अब दूसरा हम पढ़ेंगे निर्यात पर निर्भरता। ठीक है, डिपेंडेंस ऑन एक्सपोर्ट। निर्यात मतलब निकालना, निकालना मतलब एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब अपने देश से किसी भी सामान को, किसी भी कमोडिटी को, गुड्स को क्या करना, दूसरे देश को देना, मतलब बेचना। ठीक है, अल्पविकसित राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा भाग कुछ ही वस्तुओं के निर्यात से प्राप्त करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये पहली लाइन में समझ में आ गया होगा आपको। देश का सर्वांगीण विकास करने के लिए इनका ध्यान नहीं दिया जा पाता। इससे देश को आर्थिक चक्रों का सामना करना पड़ता है जो बेकारी व आर्थिक संकट को प्रोत्साहित करते हैं। परिणामस्वरूप ईरान विदेशी मुद्रा का 90% भाग तेल के निर्यात से, मिस्र 90% भाग रुई के निर्यात से, इंडोनेशिया 62% भाग तेल व रबर के। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है आप इसको नोट भी कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। ये जो है क्या है, किताबी भाषा है, पर आपको इसको पेपर में डिफाइन करना है। तो इससे केवल इतना समझना है आपको, निर्यात पर निर्भरता का मतलब है एक्सपोर्ट, डिपेंडेंसी ऑन एक्सपोर्ट। इसका मतलब है हमारा, हम अपने देश से दूसरे देश को कितना सामान बेच रहे हैं। अगर हम देखिए, अब अगर हम जैसे दुकान पे बैठे हैं सामान्यतः, तो हम सामान बेचेंगे तो उससे क्या होगा, जो दूसरा व्यक्ति है वो अपनी जेब से हमें क्या दे के जाएगा, पैसा, और हम उसको क्या देंगे कुछ भी जो भी वो मांगता है, टॉफ़ी, चुर्री, जो भी उसका मन करे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हमें एक तो प्रॉफिट भी मिलेगा 25 पैसे, 1 रुपये 2 रुपये का, और क्या मिलेगा, हमें पैसा भी मिलेगा, जिससे हम क्या करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे और अपने बिजनेस को आगे चलाएंगे। ठीक है, ऐसा ही इसमें होता है निर्यात पर निर्भरता। अब देखिए बेकारी व अर्ध बेकारी। ठीक है, अब देखिए जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो समझ नहीं पाते हैं बेकारी और अर्ध बेकारी। जैसे ही आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तुरंत समझ जाएंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। देखिए इसको और क्लियर करने के लिए इसको तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, कैसे, अल्प रोजगार या छिपी हुई बेरोजगारी अधिकांश अल्पविकसित देशों की अद्भुत विशिष्टता है। इस प्रकार की बेकारी अनैच्छिक होती है, लोग काम करने को तैयार होते हैं किंतु पूरक साधनों की कमी के कारण उन्हें सारे वर्ष के लिए काम नहीं मिल पाता। इस प्रकार की बेकारी अन्य क्षेत्रों में कम किंतु कृषि में बहुत अधिक है। ठीक है, देखिए इससे हमें क्या समझ में आया, मतलब लोग तो काम करना चाहते हैं पर उनको काम नहीं मिल पाता है, ये क्या है, हमारी बेकारी। ठीक है, अल्प विकसित देशों में जनसंख्या का अधिकांश भाग बेरोजगार होने के साथ साथ अकुशल है, जिससे प्रति व्यक्ति उत्पादकता कम होने के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में बेरोजगारी, अर्ध बेकारी एवं अदृश्य बेरोजगारी भी
पाई जाती है, परंतु यह आवश्यकता नहीं है कि विश्व के सभी अविकसित देशों में बेरोजगारी पाई जाए। अफ्रीका व अमेरिका जैसे न्यून जनसंख्या वाले देशों में बेरोजगारी की कमी समस्या नहीं है, परंतु अधिक जनसंख्या वाले देशों में बेरोजगारी एक मुख्य विशेषता मानी जाती है। मतलब अधिक जनसंख्या होती तो बेरोजगारी ज़्यादा होगी, क्योंकि लोग ज़्यादा होंगे, पीपल ज़्यादा होंगे, तो उनको काम भी तो देना पड़ेगा। काम देना पड़ेगा तो काम हम लाएंगे कहाँ से, जब हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है, कृषि नहीं है, कुछ भी नहीं, तो हम उनको काम क्या देंगे। आओ और आप हमारे यहाँ आके बैठ जाओ, हम आपको पैसा देंगे, ऐसा तो होता नहीं है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। अगली जो हमारी विशेषता है वो क्या है, हमारा उपक्रम एवं उद्यम का अभाव। अल्पविकसित देशों में उद्यम योग्यता का अभाव पाया जाता है। इन देशों में व्यापारियों का एक छोटा वर्ग मात्र है जो उपभोक्ता, जो हमारे अल्पविकसित देश में, उसमें क्या पाया जाता है, हमारा व्यापारियों का अभाव पाया जाता है। व्यापारी नहीं होंगे तो हमारा इंडस्ट्री नहीं होगी, तो क्या होगा, वर्कर भी नहीं होंगे, वर्कर भी नहीं होंगे तो क्या होगा, उनकी इनकम भी नहीं होगी, और उनकी इनकम नहीं होगी तो देश की भी इनकम नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए आगे की हेडिंग हमारी सीमित अधिकोषण सुविधाएं। ठीक है, लिमिटेड बैंकिंग फैसिलिटी। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, अल्पविकसित देशों में अधिकोषण की सुविधाएं सीमित मात्रा में ही पाई जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का अभाव होता है, जिससे खाद्य मुद्रा की मात्रा भी कम हो जाती है, साख मुद्रा की मात्रा भी कम हो जाती है। साख की मात्रा बैंकों में जमा की गई धनराशि पर निर्भर। देखिए फ्रेंड्स, साख क्या होता है, एक प्रकार का लोन होता है। ठीक है, लोन, कर्जा, ठीक है, ऋण दिया जाता है जो। ठीक है, अब देखिए ये क्या करा, सीमित अधिकोषण सुविधा, मतलब लिमिटेड बैंकिंग फैसिलिटी। देखिए क्या होता है, अल्पविकसित देश जो होते हैं उनमें लिमिटेड बैंकिंग फैसिलिटी होती है, बैंकिंग फैसिलिटी बहुत कम होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो इतनी ज़्यादा कम होती हैं कि लोगों को दूर 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, 10-10, 20-20 किलोमीटर, किसके लिए, बैंक में पैसे डालने के लिए और निकालने के लिए। ठीक है, इससे क्या होता है, बैंक, जब बैंक ही नहीं होगा, देखिए फ्रेंड्स, अगर बैंक से क्या होता है, अगर आप बैंक में पैसा डालोगे तो उससे क्या होता है, सरकार के रिकॉर्ड में रहता है, सरकार के रिकॉर्ड में रहता है, सरकार को लगता है कि हाँ हमारे पास इतना पैसा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक तो आपको ब्याज भी मिलेगा और सरकार को भी फायदा होगा। आर्थिक कुचक्र। आर्थिक कुचक्र का मतलब क्या है, अल्पविकसित देशों में आर्थिक कुचक्रों में प्रधानता रहती है। पूंजी की कमी व साधनों के पिछड़ेपन के कारण उत्पादकता कम होती है और वास्तविक आय गिर जाती है, जिससे बचत व पूंजी निर्माण में कमी आ जाती है। दूसरी ओर वास्तविक आय कम होने से मांग गिर जाती है और विनियोग में भी कमी आ जाती है। इसी कारण साधनों के अविकसित होने में व्यक्ति पिछड़ जाते हैं और साधन का उपयोग संभव नहीं हो पाता। यह कुचक्र चलते ही रहता है, अर्थव्यवस्था को निरंतर प्रभावित करते ही रहता है। ठीक है, बाजार संबंधी अपूर्णता, बाजार संबंधी मार्केट इम्परफेक्शंस। ठीक है, इस विशेषता में क्या देख रहे हैं हम, अल्पविकसित देशों में बाजार संबंध अनेक अपूर्णता पाई जाती हैं, जैसे विशिष्टीकरण का अभाव, अज्ञानता, उत्पत्ति के साधनों में गतिशीलता का अभाव, आर्थिक ढांचे में लोच का अभाव, पूर्ण प्रतियोगिता का अभाव एवं एकाधिकार की उपस्थिति आदि सबके कारण उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में संतुलित समाप्त हो जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था गतिहीन व स्थिर हो जाती है। ठीक है, उत्पादन का न्यूनतम स्तर, लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अल्पविकसित देशों में उत्पादन का काफ़ी निम्न स्तर रखा जाता है। क्या, अल्पविकसित देशों में क्या है, लो क्वालिटी की चीज़ें मिलती हैं। निम्न स्तर का मतलब क्या है कि लो क्वालिटी की चीज़ें मिलेंगी, लो क्वालिटी की चीज़ मिलेंगी तो लोग खुश नहीं होंगे, और लोग खुश नहीं होंगे, क्या होता है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने के लिए वो क्या करते हैं, वो जो प्रोडक्ट होता है उसकी क्वालिटी को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, ये बता रहा है, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको, ये देखिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम, आगे कह रहे हैं ये पूंजी की न्यूनता, लो लेवल ऑफ कैपिटल। अल्पविकसित देशों में पूंजी दरिद्र या न्यून बचत या न्यून निवेश वाली अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया जाता है। वहाँ न केवल अत्यंत थोड़ा पूंजी स्टॉक होता है, बल्कि पूंजी के निर्माण की वर्तमान दर भी बहुत कम होती है। देखिए क्या होता है, इसमें पैसे की कमी होती है, पूंजी निर्माण। देखिए क्या होता है, पूंजी, आज ये भी समझ लीजिए पूंजी और धन में क्या अंतर है। देखिए पूंजी क्या होता है, जैसे हमारे पास पैसा है, ठीक है, पैसा कैसा भी हो सकता है। देखिए प्रॉपर्टी के रूप में, ज़मीन जायदाद के रूप में, आपकी जेब में 10 रुपये का नोट है, वो भी क्या है, धन है। ठीक है, आपके घर में किताब कॉपियाँ रखी हुई हैं, उनको खरीदने में भी आपने कुछ पैसा लगाया होगा, वो भी क्या है, धन है। ठीक है, परंतु जब आप पैसे से पैसा बनाते हैं तो वो क्या बन जाता है, पूंजी बन जाता है। जैसे आप पढ़ रहे हैं अपने माता पिता के लिए, तो आप क्या हैं, अपने माता पिता की पूंजी हैं, क्योंकि आपको माता पिता को भरोसा है कि आप पढ़ेंगे और
भविष्य में उनके काम आएंगे। तो क्या एक तरह से क्या हुआ, कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है। तो पूंजी क्या होता है, पैसे से पैसा बनाना। ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति ने कार ले ली और कार को उसने क्या किया, उसने टैक्सी के रूप में चलवा दिया। टैक्सी के रूप में चलवाने के लिए उसने दिया तो क्या हुआ, एक तो उसने कार खरीदी पैसे से और फिर वो कार क्या कर रही है, उसको पैसा कमा के दे रही है। तो क्या होगी वो कार उसकी पूंजी। ठीक है। अब देखिए पूंजी की न्यूनतम मतलब पूंजी इसमें कमी होती है। पैसे से पैसा कम बनाया जाता है इन देशों में। क्या होता है, पैसे से पैसा कम बनाया जाता है। आर्थिक विशेषता के अंदर हम पढ़ रहे हैं धन के वितरण की व्यापक विषमता। ठीक है। अगली को हम देखते हैं। अब हम और डिटेल में समझने के लिए मैंने आपसे कह दिया है, अब एक और बार कह देता हूँ, आप इसको पढ़ भी सकते हैं और अपनी कॉपी में राइट भी कर सकते हैं। ठीक है। धन के वितरण की व्यापक विषमता। देखिए क्या होता है, धन के वितरण में व्यापक विषमता होती है। क्या होता है, इसमें धन जो है, जैसे कोई दो वर्ग होते हैं ना, मध्यम, तीन वर्ग होते हैं, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। अब देखिए ये कैसे आते हैं, किसी के पास पैसा ज़्यादा, किसी के पास पैसा कम है। ठीक है। तो इससे क्या होता है, विषमता आ जाती है, बहुत ज़्यादा विषमता आ जाती है। जैसे मुकेश अम्बानी जी, उनका घर इतना बड़ा है भाई, और रहते कितने लोग हैं, 4-5 लोग, और यहाँ देखा जाए तो 12-12 लोग की कमरे में। तो ये क्या है, धन की विषमता है कि नहीं है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है कि नहीं है। अब देखिए अगली हेडिंग हमारी राष्ट्रीय आय का निम्न स्तर। जो हमारी राष्ट्रीय आय है उसका क्या है, स्तर निम्न है, लो है। ठीक है। निम्न का मतलब है कम है। ठीक है। कम का मतलब जैसे, अब राष्ट्रीय आय अगर हमारी ज़्यादा होगी तो हमारी अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होती चली जाएगी। अगर राष्ट्रीय आय कम होगी तो हमारी अर्थव्यवस्था भी कमजोर होती चली जाएगी। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, आगे कह रहे हैं जी सामाजिक विशेषता। ठीक है फ्रेंड्स, हमने आर्थिक विशेषता पढ़ ली, उसमें हमने 11 पढ़ा थी, और अब हम पढ़ रहे हैं सामाजिक विशेषता, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। किसकी, अल्प विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था की। ठीक है। याद रखना है, ऐसे अगर आप याद रखोगे तो आपको सब कुछ याद रहेगा, कुछ नहीं है। देखिए छुआछूत का पालन, सामाजिक विशेषता तो आप बिना, बिल्कुल आंख बंद करके कर सकते हो, इतना सरल होता है सामाजिक विशेषता। ठीक है। सामाजिक विशेषता में क्या है, छुआछूत। छुआछूत क्या होता है फ्रेंड्स, पहले क्या होता था, जैसे कोई निम्न वर्ग का है, उसको क्या करते थे लोग, उसके हाथ का पानी नहीं पीते थे, वो सामने से चला जाता था तो उसको गालियां देते थे, उसको पीट देते थे। ठीक है। छुआछूत के कारण क्या हुआ, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कैसे वो ही हमारी नुकसान कैसे हुआ, कैसे, देखिए अगर कोई निम्न वर्ग का उत्पादक है, निम्न वर्ग का श्रमिक है, तो उसके हाथ की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करते थे उच्च वर्ग के लोग। तो इससे क्या होगा, मांग कम हो जाएगी, मांग कम हो जाएगी तो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, प्रोडक्ट बिकेगा नहीं तो हमारा क्या होगा, एक तो उसका श्रम का भी नाश हो गया, उसने जो मेहनत किया उसको प्रोडक्ट को बनाने में वो भी नष्ट हो गई, ऊपर से उसको वो बिके भी नहीं तो क्या होगा, उसका समय भी गया और उसको धन भी प्राप्त नहीं हुआ। तो इससे क्या होगा, वो मायूस हो जाएगा। ठीक है। तो एक तरह से क्या होगा, देश की नुकसान होगा। देश का नुकसान कैसे होगा भाई, आपने और भी हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा, जैसे क्या है वो चाणक्य जी क्या कहते हैं कि अगर मजदूर का हाथ कट जाता है तो जो हमारी उद्योग का मालिक है उसका भी हाथ काट दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि मजदूर जो है क्या है, देश की प्रॉपर्टी है, देश की प्रॉपर्टी है, जिसकी जो क्या करता है, देश की इतनी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है जो देश को आगे ले जाता है कैसे, श्रम करके। ठीक है। उस कंसेप्ट से भी आप इसको समझ सकते हैं, छुआछूत का पालन। ठीक है। बहुत बड़ा लिख सकते हैं। पुरुषों द्वारा गहनों का प्रयोग, अल्प विकसित देशों में समाज की परंपराओं व रीति रिवाजों के अनुसार स्त्रियों के अतिरिक्त पुरुष भी गहने पहने घुमा करते हैं। पुरुषों द्वारा गहने पहनना सामाजिक प्रतिष्ठा मानी जाती है। देखिए फ्रेंड्स क्या करते हैं, ढोंग दिखावा ज़्यादा करते हैं लोग। ठीक है। दिखावा, जैसे अब मैं इसके अंदर आपको बताऊं तो डिटेल में, जैसे देखिए हमारे भारत के लोग कैसे हैं, एक दिन पैसा कमाया, एक दिन ऐश की, और फिर तीसरे दिन पैसा कमाने चले गए, फिर तीसरे दिन पैसा कमाया, फिर चौथे दिन ऐश की, फिर 5वें दिन ऐसा करते हैं ना। जबकि उनको कैसा करना चाहिए, एक दिन पैसा कमाया तथा उसको किसी चीज़ में इन्वेस्ट करके फिर दूसरे दिन पैसा कमाने जाओ, फिर उसको और इन्वेस्ट करके फिर तीसरे दिन जाओ। तो ऐसा करके क्या होगा, उसका स्टेप आगे चलता चला जाएगा और वो अपनी देश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर पाएगा। ठीक है। वर्गों में विभाजित का मतलब है सामाजिक विशेषता पढ़ रहे हैं हम, अल्प विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता को अंदर हमने एक पॉइंट डाला था, सामाजिक विशेषता, आर्थिक विशेषता हम कर चुके हैं, सामाजिक विशेषता पढ़ रहे हैं अब हम। ठीक है। अब सामाजिक विशेषता के अंदर हमने तीसरा पढ़ा है, वर्गों में विभाजित। देखिए फ्रेंड, हमारा जो पुराने ज़माने में जो कल्चर था उसमें क्या था, जो वर्गों में विभाजित थे, वर्गों में विभाजित मतलब कोई राजपूत है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय, कोई वैसा, तो क्या होता था, वो अलग खाना खाया करते थे,
जो उच्च वर्ग के लोग होते थे, जो निम्न वर्ग के होते थे वो अलग खाना खाया करते थे। ऐसे क्या है, वर्गों में विभाजित हो गए लोग, वर्गों में विभाजित हो गए तो एक कम्युनिटी का प्रोडक्ट एक ही कम्युनिटी में चला करता था, ना कि ऐसा कि एक कम्युनिटी का प्रोडक्ट सारे देश में चले। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मांग कम होगी, मांग कम होगी तो वस्तु कम बिकेगी, कम बिकेगी तो क्या होगा, कम प्रॉफिट होगा, कम प्रॉफिट होगा तो उद्यमी जो साहसी है वो साहस करेगा ही नहीं किसी भी प्रोडक्शन को, किसी भी अपने उद्योग को चलाने की। ठीक है, अब आगे का है हमारा स्त्रियों को निम्न स्थान। जो हमारी महिलाएं थी उनको निम्न स्थान दिया गया, मेल और फीमेल लाके। आप समझ सकते हैं पुराने ज़माने में स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, पुराने ज़माने में स्त्रियों को लिखने का अधिकार नहीं था, पुराने ज़माने में स्त्रियों को पुरुषों के बराबर नहीं माना जाता था, उनको निम्न दर्जे का माना जाता था। ठीक है, और अशिक्षा, अशिक्षा तो इतना मेन वो है आपका पॉइंट। अशिक्षा देखिए, सामाजिक कैरेक्टर्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, अशिक्षा। देखिए फ्रेंड्स, जब कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तो कैसे एक फैक्ट्री खोल लेगा, कैसे अपना प्रोडक्शन करेगा, नहीं कर सकता ना। तो शिक्षा तो सबसे महत्वपूर्ण है, और हमारे देश में जो है अशिक्षा सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, अशिक्षा के कारण हमारे देश के लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ग्रामों में, शहरों में जो बैंक खोली जाती हैं, ग्रामीण बैंक, और ये सब क्या होता है, अशिक्षा के कारण वो बैंकों में जाने से डरती हैं। अशिक्षा के कारण वो नया कोई भी धंधा, उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग खोलने से डरते हैं, कहीं लॉस ना हो जाए। ठीक है, ये सब किसके वो हैं, परिणाम अशिक्षा के। ठीक है, आगे हम पढ़ रहे हैं महंगे रीति रिवाज। फिर दोबारा से वही बात आ गई फ्रेंड्स, महंगे रीति रिवाज। अल्पविकसित और अविकसित देशों में रिवाज बहुत महंगे होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, जैसे आप मैं एग्जांपल देता हूँ इसका। एक कोई व्यक्ति है, सपोज करिए उसके घर में उसके लड़की की शादी है या फिर उसकी बेटी की शादी है, तो वो क्या करेगा, बहुत इतना पैसा खर्च कर देगा कि कोई जवाब नहीं। भले ही सारी ज़िंदगी उसको नॉन से सॉल्ट से रोटी खाना पड़े, पर फिर भी वो इतना पैसा खर्च करेगा कि हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं भाई, हम तो इतनी तगड़ी वाली शादी करेंगे कि हाथी पे और हेलीकॉप्टर पे बारात निकाल दें। ठीक है, तो ये क्या है, महंगे रीति रिवाज, जिससे क्या होगा, उसके जो फ्यूचर है उसमें वो कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होगा। भाई पैसे से तो पैसा बनता है, जब पैसा ही नहीं होगा तुम्हारे पास तो क्या बनाओगे, मट्टी। जनसंख्या संबंधी विशेषताएं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम अगले वाले पॉइंट पे आ गए। 2 पॉइंट हमने पढ़ लिए, आर्थिक विशेषताएं और सामाजिक विशेषताएं। अब हम पढ़ रहे हैं जनसंख्या संबंधी विशेषताएं, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अल्प विकसित देश। देखिए जनसंख्या संबंधी विशेषता के अंदर हम पहले पढ़ रहे हैं ऊंची जन्म मृत्यु दर। ठीक है, ऊंची जन्म मृत्यु दर का मतलब क्या है, अल्प विकसित देशों में जन्म व मृत्यु दर दोनों ही विकसित राष्ट्रों की अपेक्षा अधिक रहती हैं। ठीक है, जन्म और मृत्यु दर दोनों विकसित राष्ट्रों की अपेक्षा अधिक रहती हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें देखो जन्म भी लेते हैं और मृत्यु भी होती है। तो इससे क्या होता है, इनकी जनसंख्या देखो बढ़ती भी रहती है, घटती भी रहती है, परंतु क्या होता है, जनसंख्या बढ़ ज़्यादा जाती है। आपको फाइनली यही लिखना है कि मृत्यु दर तो कम होती है, परंतु जो जन्म लेने वाले व्यक्ति होते हैं उनकी दर ज़्यादा होती है, जिसके कारण क्या होता है, जनसंख्या बढ़ जाती है। जनसंख्या बढ़ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, जिसके कारण क्या होती है, देश की अर्थव्यवस्था भंग हो जाती है। ठीक है, जनसंख्या का गांव में अधिक निवास। क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे अगर शहर में जनसंख्या ज़्यादा होगी तो क्या होगा, उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, फैक्ट्री जाएगा, और भी कई प्रकार के शहर में उसको आइडियाज़ मिलेंगे, नए नए इनोवेटिव के। आप लघु उद्योग खोल सकते हो, आप अपनी कुटिया में उद्योग खोल सकते हो। कुटीर उद्योग का मतलब कुटिया में, जैसे ये जो छोटे छोटे उद्योग रहते हैं चुस्की वगैरह बनाने के, अब आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। जब आप जाएंगे देखेंगे तो क्या है, आप इनको अपने एग्जाम्पल्स में भी डाल सकते हैं। ठीक है, जनसंख्या का अकुशल होना। फ्रेंड्स, एक और कारण आ गया हमारे पास जनसंख्या संबंधी में, जनसंख्या का अकुशल होना। देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादातर लोग हमारे देश में क्या होते हैं, अकुशल होते हैं, उनको काम करना नहीं आता है। और जो कुशल होते हैं वो क्या चाहते हैं कि हमको हमारे पढ़ाई के अनुसार, हमारे कौशल के अनुसार, हमारे कार्य कौशल के अनुसार हमें जॉब मिले। ठीक है, पर उनको कार्य कौशल के अनुसार जॉब नहीं मिल पाती है। और जो अकुशल होते हैं वो चाहते हैं कि हमको जॉब मिले, परंतु वो क्या होते हैं, अकुशल के कारण वो क्या कर बैठते हैं, काम सही से नहीं कर पाते, काम सही से नहीं करवाते, तो उनको निकाल दिया जाता है। ठीक है, अकुशल लोग रहते हैं। अकुशल क्यों होते हैं, क्योंकि वो गांव में बसे हुए रहते हैं। गांव में बसे हुए रहते हैं, क्या होता है, उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। इंटरनेट है, लाइट है, ये सामान्य सुविधाएं नहीं मिल पाती। इंटरनेट तो बहुत दूर की बात है। ठीक है,
तो इससे क्या होता है, वो अकुशल रहते हैं, अकुशल रहते रहते वो क्या होते हैं, वयस्क हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, फिर शहरों की तरफ जाते, शहरों की तरफ जाते तो पाते हैं कि हम तो भाई अकुशल हैं, तो उनको क्या होता है, उनकी इनकम तो वह ज़्यादा होनी चाहिए, उनको ज़रूरत ज़्यादा पैसों की, पर वो क्या करते हैं 300-400 रुपये रोज़, 12,000 10,000 रुपये महीने ऐसे काम करने लग जाते हैं। कि वो किसका कारण, अकुशलता का कारण है, गांव में रहने का पिछड़ेपन का कारण है, देश की यातायात और जितने भी वो हैं का उनकी वजह से वो विकसित नहीं हो पाते हैं और समझ नहीं पाते हैं हमें कैसे अपने कौशल को विकसित करना है। ठीक है, जीवित रहने की निम्न दर। अब देखिए इसमें क्या है, दीर्घ जीवन आयु अर्थात जीवित रहने की दर राष्ट्र की समृद्धि को प्रदर्शित करती है। दरिद्रता के कारण अर्धविकसित देशों में औसत आयु 40-45 वर्ष रहती है, जबकि पौष्टिक भोजन व अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण विकसित देशों में आयु 60 वर्ष से ऊपर होती है। भारत में 62 वर्ष हो गई है। स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सेवाओं में विभिन्न प्रकार की महामारियों की समाप्ति इसके मुख्य कारण समझे जा सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, और ये बता रहे हैं कि जीवित रहने की निम्न दर। अब फिर आगे का है हमारा जनसंख्या का घनत्व। अब देखिए फ्रेंड, जनसंख्या का घनत्व देख लेते हैं। विश्व में जनसंख्या का घनत्व इतना अधिक बढ़ जाएगा कि वर्ष 3090 में पृथ्वी पर केवल प्रत्येक व्यक्ति को खड़ी रहने की ही जगह मिल सकेगी। ओहो। तथा वर्ष 4250 में पृथ्वी पर मानव का भार स्वयं पृथ्वी के भार के बराबर होगा। जनसंख्या का आधिक्य, जनसंख्या क्या होगी, अधिक से अधिक हो जाएगी। अल्पविकसित देशों, विकासशील देशों में जनसंख्या से अधिक होते हैं और वहाँ जनसंख्या की वृद्धि की दर भी विकसित राष्ट्रों की तुलना में अधिक होती है। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि विकसित देशों में जनसंख्या कैसी होती है, कम, नहीं फ्रेंड्स, ये गलत आंसर होगा। विकसित देशों में जनसंख्या कैसी मात्रा में रहती है, सीमित मात्रा में। ठीक है, ध्यान रखें इस बात को। और जो हमारे विकासशील देश हैं उनमें क्या रहती है, जनसंख्या अधिक रहती है। ठीक है, आश्रितों की अधिकता। अर्धविकसित और विकासशील देशों में काम न करने वाले आश्रितों की संख्या अधिक होती है। देखिए क्या होता है, हमारे जो अल्प विकसित और विकासशील देश होते हैं उनमें आश्रित अधिक से अधिक रहते हैं। जैसे भी आपने सुना होगा कि बांग्लादेश से आ गई, नेपाल से आ गई आश्रित, रोहिंग्याई मुसलमान वगैरह, ये सब आपने सुना होगा, न्यूज़ वगैरह सुनते होंगे तो आपको पता होगा क्या होता है, आश्रित लोग आ जाते हैं जिनको हमें क्या है, फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है, हमारे देश की बनती है उनको एम्प्लॉयमेंट दिलाने की। ठीक है, बच्चों और वृद्धों की अधिक संख्या। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा सिस्टम है इसमें देखिए जब हम देखते हैं तो देखिए बच्चों और वृद्धों को इसमें नहीं गिना जाता है। कैसे भाई, काम करने जाएगा कौन जाएगा, वयस्क ही तो जाएगा। 19 से 18 साल से लेकर 35-30 साल 50 साल 60 साल तक के बीच का व्यक्ति तो जाएगा। वृद्ध और बच्चे तो काम करने जाते नहीं है, इसलिए इनको क्या होता है, इनकी संख्या अधिक हो जाएगी तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। मतलब अगर कोई फैक्ट्री वगैरह है, कोई इंडस्ट्री है, उसको अगर वर्कर्स की ज़रूरत है तो वो बच्चों और वृद्धों को तो ले नहीं सकता है अपने उसमें वर्क करवाने के लिए। ठीक है, तो उसको किसकी ज़रूरत है, वयस्कों की, जो एम्प्लॉयमेंट कर, जो उसका कार्य कर सकें। ठीक है, तो बच्चों और वृद्धों की संख्या अधिक होने से क्या होगा, उसको वर्कर ही नहीं मिलेंगे, उसकी इंडस्ट्री ठप पड़ जाएगी। ठीक है, बेरोजगारी में वृद्धि के कारण भी हमारा क्या होता है, विकासशील और विकसित देश की संज्ञा बनी रहती है। देखिए राजनीतिक विशेषता, अब हम क्या कह रहे हैं, पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, ये कैसे हमारे इफेक्ट डालती हैं अर्थव्यवस्था पे, इसको भी देख लेते हैं। इसमें कह रहे हैं कमज़ोर राष्ट्र का मतलब अर्धविकसित राष्ट्र राजनीतिक दृष्टि से कमज़ोर रहते हैं। जो हमारे अर्धविकसित जो देश हैं वो क्या होते हैं, राजनीतिक दृष्टि से कमज़ोर होते हैं तथा दूसरे देशों के आक्रमण से का सदैव भय बना रहता है। इस मत से अधिकांश व्यक्ति सहमत नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या कहते हैं, मध्यम वर्ग का अभाव। राजनीतिक विशेषता के अंदर हम कह रहे हैं मध्यम वर्ग। फ्रेंड्स, आपने 3 वर्ग पढ़े होंगे, कौन कौन से हैं, शासक वर्ग, वो उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। देखिए फ्रेंड्स, जिस स्थिति में मध्यम वर्ग भी ही नहीं होगा तो उस स्थिति में क्या होगा, निरंकुश राजा होगा। ठीक बात है ना भाई। जो निम्न व्यक्ति हैं वो क्या सोचेंगे, हमारे भाग्य में तो परिवर्तन होएगा नहीं कभी। जो उच्च व्यक्ति हैं वो क्या कहेंगे, सब हमारे कंट्रोल में। ठीक है, पर मध्यम वर्ग क्या करता है, मध्यम वर्ग दोनों की साठगांठ बैठाता है तथा क्या करता है, दोनों में सामंजस्य बैठालता है तो क्या होता है, देश का विकास होगा। मध्यम वर्ग ही नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करें, सुसज्जित सेना का अभाव। भाई जब सेना होगा हमारे पास
तो कोई भी देश हम पे आक्रमण करने का नहीं सोचेगा, आक्रमण करने की नहीं सोचेगा कोई भी देश हमारे ऊपर। तो क्या होगा उससे क्या होगा, अगर जैसे कोई हम पर आक्रमण करता है तो उससे किसका नुकसान होता है, एक तो उसका भी होता है, एक हमारे देश के संसाधनों का भी नुकसान होता है, जिससे क्या होगा बहुत ज़्यादा क्षति हो जाएगी तो हमारे देश की इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सुसज्जित सेना से क्या होगा कि कोई हम पे आक्रमण करने सोचेगा नहीं, तो हमें क्षति होगी नहीं, तो हमारी अर्थव्यवस्था जो है डाउन होगी नहीं। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं राजनीतिक अधिकारों के प्रति अज्ञानता। देखिए क्या होता है, राजनीतिक अधिकारों के प्रति अज्ञानता होती है, उन्हें अपने अधिकारों को ही नहीं पता होता, मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य हमारे क्या हैं तो उनको पता ही नहीं होगा, तो वो पूछेंगे क्या किसी से, फिर तो उनका आसानी से कोई भी शोषण कर लेगा। इसी कारण तो हमारे देश में क्या होता है, मजदूरों को कम, अब देखिए भत्ता तय कर दिया गया है पर फिर भी उनको कम में, जैसे अब आप जाएंगे कहीं पे भी मंडी वगैरह में, क्या होता है वहाँ पे खड़ी रहती हैं लोग भीड़ लगा कर, जैसे ही कोई काम करवाने के लिए आता है कहता है चलो चलो चलो, तो क्या होता है, चलिए मैं आपके यहाँ चल रहा हूँ 350 में, दूसरा वर्कर आएगा वो कहेगा कि चलिए नहीं मैं 300 में ही चल रहा हूँ, तीसरा आएगा नहीं मैं 250 में चल रहा हूँ, चौथा आएगा मैं 200 में चल रहा हूँ। तो क्या होता है भाई, उनको नॉलेज थोड़ी है कि हमारे अधिकार क्या हैं, हमें सरकार ने क्या क्या बेनिफिट्स दे रखे हैं। अगर उनको नॉलेज होगा तो वो जाएंगे और केस कर देंगे उस पर, उसको देना पड़ेगा पैसा। पर ऐसा क्या है, उनको अधिकारों के प्रति जागरूकता नहीं होती है, इसलिए वो क्या होते हैं कम ही पैसों में चले जाते हैं कार्य करने के लिए और फिर गरीबी बनी रहती है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं, प्राविधिक टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है हमारा, अपर्याप्त परिवहन व संदेश वाहन की सुविधाएं। देखिए क्या होता है अपर्याप्त परिवहन, जो हमारी विकासशील और अर्धविकसित देश हैं उनमें क्या होता है अपर्याप्त परिवहन होता है। भाई अगर जैसे आपने इंडस्ट्री खोल ली, फर्म खोल ली और उससे आपने प्रोडक्शन किया, तो आपका जो माल है, आपका जो भी आपने बनाया है, उसको ले जाने के लिए दूसरी जगह पे आपको उसको बेचना भी तो, सेल भी तो करना है, तो उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत है, रोड की, परिवहन की ज़रूरत है। ठीक है, तो जब वो ही नहीं होगा, अगर होगा भी तो टूटा फूटा हुआ तो आप जो आपने चीज़ बनाया, प्रोडक्ट बनाया, उसमें भी तो नुकसान हो सकता है ना। ठीक है, तो अपर्याप्त एक तो है नहीं है और उससे क्या होगा नुकसान भी होगा, तो क्या होगा देश की अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिक डाउन होगी। क्यों होगी, क्योंकि बनाएंगे नहीं लोग, बनाएंगे नहीं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, पैसा बनेगा नहीं, पैसे से पैसा। अब देखिए दूसरी हेडिंग में कह रहे हैं ये अकुशल श्रमिकों की प्रचुरता। अकुशल श्रमिक जो हमारे देश में हद से ज़्यादा हैं, जिनके कारण क्या होता है प्रोडक्ट की कोई भी मैच्योरिटी नहीं आती है, प्रोडक्ट सही नहीं बन पाता है, कभी कभी प्रोडक्ट बेकार भी हो जाता है, कभी कभी प्रोडक्ट आड़ा टेढ़ा तिरछा बना डालती हैं, जिससे क्या होता है हमारा जो वो है कस्टमर वो नाराज़ हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या होगा मांग में कमी आ जाएगी, तो लोग खरीदेंगे तो जो हमारा उद्यमी है, साहसी है, उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो वो सरकार की बैंक में पैसा जमा नहीं करेगा, और सरकार की बैंक में पैसे नहीं जाएंगे तो सरकार क्या होगी, गरीब होगी, ऋण में होगी। भाई सरकार को भी तो अपना ऋण चुकाना होता है दूसरे देशों को। अकुशल श्रमिकों की प्रचुरता हो गया, तकनीकी व सामान्य शिक्षा का अभाव। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया था आपको, उनको पता नहीं रहता मजदूरों को अपने राजनीतिक अधिकार के बारे में। अब क्या करेंगे, तकनीकी और सामान्य शिक्षा का अभाव। देखिए एक तो टेक्नोलॉजी का, देखिए फ्रेंड्स क्या होता था पहले ज़माने में हल और किससे खेती की जाती है, हल और बैल से। ठीक है, और अब किससे की जाती है, कल्टीवेटर, थ्रेशर, ये नई क्या आ गई हमारे पास, तकनीकी आ गई, यही तो तकनीकी है भाई। और भी ज़्यादा तकनीकी आ रही है अभी तो मजदूर काटते हैं खेतों को, अब मशीनें आ गई खेत काटने वाली, आ गई हैं कि नहीं। तो ये क्या है, अब पर अगर देश में तकनीकी कम होगी तो इससे क्या होगा, समय भी बर्बाद होगा और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा पर उतना पैसा नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होगा, तकनीकी के बिना हमारा क्या होगा, देश अल्प विकसित हो जाएगा, देश विकासशील की श्रेणी में ही रहेगा, देश अल्प विकसित ही रहेगा। ठीक है, और अगर शिक्षा नहीं होगी तो तकनीकी का तो कोई नहीं है ऑप्शन। भाई पहले बच्चा पढ़ता है जब तो इंजीनियर बनता है, भाई शिक्षा होगी तभी तो बच्चा जो है कुछ करेगा भविष्य में। तो इसीलिए तकनीकी और शिक्षा भी अत्यंत आवश्यक हैं हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए। ठीक है, अन्य विशेषता, अदर विशेषताओं के अंदर अब हम देखेंगे कि अन्य विशेषताएं क्या कह रही हैं। ठीक है, अब अन्य विशेषताओं में हमारा पहला योग्य प्रशासन का अभाव। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि कभी कभी सरकार भी गड़बड़ कर देती है। क्या करती है, कोई भी 2 नंबर आपने सुना होगा, काला बाजारी, ये सब, ये क्या होता है, इसमें प्रॉफिट तो मिलता है किसको, जो भी हमारा जो मेन
मालिक होता है, मेन जो ओनर होता है, उसको प्रॉफिट तो मिलता है, पर वो टैक्स नहीं देता है। टैक्स नहीं देगा तो क्या होगा, सरकार के पास पैसा ही नहीं जाएगा, जिससे क्या होगा, योग्य प्रशासन का अभाव। अगर प्रशासन योग्य है तो अपना टैक्स लेगा, कोई भी काम गलत होने ही नहीं देगा। ठीक है, इसमें आपको ये लिखना है। स्थिर व्यावसायिक ढांचा, स्थिर व्यावसायिक ढांचा में मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। अल्प विकसित देशों में व्यावसायिक ढांचा स्थिर रहता है। अल्प विकसित देशों में क्या होता है, आपने सुना होगा, देखिए आर्थिक मंदी, आर्थिक चढ़ाव, ये सब क्या है भाई, ऊपर चढ़ता है नीचे जाता है, ये सब होता रहता है ना, पर इसमें क्या होता है, स्थिरता आ जाती है, जिससे उत्पादन के साधनों में गतिशीलता का अभाव पाया जाता है। परिणाम स्वरूप उद्योगों में विशिष्टीकरण संभव नहीं हो पाता, जो कि आर्थिक विकास के मार्ग में बाधा उपस्थित करता है। ठीक है, और ये हमारे वैज्ञानिक वो हैं इकोनॉमिस्ट ने ये परिभाषा दी है। अब देखिए, अल्प बचत, कम बचत। ठीक है, अल्प बचत का मतलब है सिंपल, कम बचत। ठीक है, अब विकसित देशों में विकसित राष्ट्रों की तुलना में बचत की मात्रा। अब देखिए फ्रेंड्स, बचत हम किसको कहते हैं, आज ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैं 2000 रुपये कमाता हूँ महीने पे, सपोज कीजिए, वैसे कमाता तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं 2000 रुपये कमाता हूँ, और उसमें से मेरे कुछ भी दूध का, पानी का, हमारे खाने पीने का, और स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, मोबाइल रिचार्ज, जूते, जो भी है पूरे दिन भर का, पूरे महीने भर का जो भी खाना पीना खर्चा जो भी है, उसका मेरा कितने का खर्चा आ जाता है, 1800 का, सपोज कर लीजिए। ठीक है, 1800। अब मेरे पास कितने बचे, 200 रुपीज़। 200 रुपीज़ क्या हो गया, मेरी सेविंग। ठीक है, बचत किसको कहते हैं हम, जो हमारा सामान्य खर्च है उसको निकालने के बाद जो पैसा हमारी आय में से बचे, उसको हम क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। ठीक है, अब देखो, अब जो हमारे अल्प विकसित और विकासशील देश हैं, उनमें बचत की मात्रा क्या होती है, कम होती है, जिससे क्या होता है, वो अल्प विकसित और विकासशील बनी रहती है। ठीक है, ऐसा आपको लिख देना है। अब देखिए, आगे की जो बात कर रहे हैं, ये क्या करें, औसत आय में भिन्नता। विकसित एवं अविकसित राष्ट्रों में औसत आय में भिन्नता के कारण की मात्रा कम हो जाती है। किसकी, क्या लिख रहा है ये पता नहीं। ठीक है, औसत आय में भिन्नता का मतलब है, मैंने आपको पहले ही बताया था, औसत आय मतलब अंतर होगा, पर इतना भी अंतर नहीं होना चाहिए आय में कि बिल्कुल ही अलग। देखिए, मुकेश अंबानी जी रहते हैं, इतना बड़ा बंगला है, गाड़ी है, रॉयल्स रॉयल्स, और बड़े बड़े साधन हैं, पर क्या है, कम लोग हैं ना उनकी फैमिली में। पर यहाँ पे देखिए 12-12 लोग एक ही कमरे में पड़े हुए हैं, तो क्या ये औसत आय में भिन्नता है कि नहीं। काम सभी करने जाते हैं, पर आय उनकी क्या है, बहुत ही कम है, अनुत्पादक बचते हैं। विलासिता पर व्यय, सामाजिक व धार्मिक प्रथाएं, आय की असमानता, पूंजी निर्माण का अभाव, दो तरफा विकास, सामाजिक पूंजी का अभाव, ये अन्य विशेषताएं बहुत सारी दे रखी हैं फ्रेंड्स। आप चाहें तो इनको देख सकते हैं, और आप अगर चाहेंगे कि इनको भी मैं डिटेल में बोल कर बताऊँ तो मैं उन्हें भी बोल कर बता दूंगा। ठीक है, चाहे तो नोट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे बताएं, और आगे हम पूरा यूनिट कराएंगे इसका और डाल देंगे आगे हम। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। ओके।